हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। जो कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या देखा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमने क्या देखा, डोबेराइनर्स ट्रायड्स, डोबेराइनर चित्र के डोबेराइनर ट्रायड्स देखा। ट्रायड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, किस तरीके से उसने अरेंज किया, कैसे उनका एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के कैसे कंपेयर किया, ये सब हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देख लिया। तो आज हम नया क्लासिफिकेशन देखने वाले। मैंने आपको पहले ही बोलता था पूरा चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है। डोबेराइनर ने कुछ क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का अपने अपने हिसाब से। अब एक नया साइंटिस्ट है, न्यूलैंड। नया मतलब नया साइंटिस्ट नहीं, पुराना ही है, हमारे लिए नया है, हमने अब तक उसके बारे में नहीं पढ़ा। तो उसने किस तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई किया, ये आज हम पढ़ने वाले। तो उसका जो लॉ है उसे क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स लॉ, सीधी सी बात, न्यूलैंड्स लॉ या फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। अभी ऑक्टेव क्यों, ये सब हम डिस्कस करने वाले। तो साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, NEULAND न्यूलैंड्स लॉ। तो 1866 मतलब क्या बोलते हैं उसको, 1866। इसने लॉ कब दिया था, 1866 में। 1866 में मतलब थोड़े एलिमेंट्स ज़्यादा थे, डोबेराइनर के वक्त जितने थे उससे ज़्यादा थे। तो उसने किस तरीके से क्लासीफाई किया न्यूलैंड ने हम देखने वाले। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम सबको पता है हमारा जो म्यूजिक होता है, संगीत, उसमें कितने नोट्स होते हैं। नोट्स मतलब स्वर। कितने स्वर होते हैं टोटल, 7 स्वर होते हैं। कौन से सा रे ग म प ध नि सा। सा फिर से बोल दिया मैंने, लेकिन 7 कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नि। 7 नोट्स होते हैं, 7 नोट्स, और फिर से सा आ जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम, सप्तक। सप्तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 7 नोट्स होते हैं। जो हमारे इंडियन म्यूजिक का हिस्सा है, उसी के बेस पे पूरा म्यूजिक हमारा जो है बना हुआ है। तो वेस्टर्न म्यूजिक मतलब जो फॉरेनर्स है, हमारे नहीं, वेस्टर्न, वहाँ पे भी नोट्स होते हैं म्यूजिक के। उनके कौन से नोट्स होते हैं, उनके कुछ अलग तरीके से होते हैं, उनके कुछ डो टी ऐसे कुछ होते हैं, हम देखेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, म्यूजिक के बारे में बीच में क्यों ला गए, नोट सारे गमा ये क्यों बता रहे हो। क्योंकि ये रिलेटेबल है, हमारे जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेबल है। क्योंकि मैं रिलेट नहीं किया, न्यूलैंड जो है हमारा, न्यूलैंड, उसने रिलेट किया था। इस जो म्यूजिकल नोट्स है 7 सप्तक, सारे गमा प ध नि सा, इसको रिलेट किया था किसके साथ, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के साथ। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। देखिए आप, सा रे ग म प ध नि, फिर से सा आता है। तो जो पहला वाला सा है और जो फिर से आने वाला सा है, उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन, अरे दोनों सेम ही है। आप तो बोलोगे सर दोनों सेम है, पहले भी सा था फिर सा आ रहा है। लेकिन पहला वाला जो सा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो दूसरा वाला सा आता है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले सा से डबल हो जाती है। मतलब पहले वाले सा की कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो फिर से जो सा आएगा उसकी डबल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो रे आएगा तो पहले वाले रे से उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सारे गम प ध नि, उसके बाद फिर से सारे गम प ध नि, फिर से सारे गम प ध नि, हम बोल रहे हैं। तो एक सा के नीचे सा के नीचे सा आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि न्यूलैंड ने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए उसके एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। मतलब क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को रख दिया। तो उसको क्या देखने को मिला कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच हो रही है। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज है दोनों की, पहले वाला एलिमेंट और 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की मतलब अगर मैं पहला लेता हूं तो उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, फिर 7वां, फिर जो 8th एलिमेंट आता है 8वां, उसकी प्रॉपर्टी और पहले वाले की सेम है। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूं तो दूसरा, फिर उसके आगे वाला, 8वें के आगे वाला। मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं सेकंड एलिमेंट ले रहा हूं तो वहां से गिनूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एलिमेंट लू, उसके आगे जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो जिस एलिमेंट को मैं ले रहा हूं उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। ऐसा न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम आ रही थी। तो उसने क्या किया, इसको कंपेयर किया किसके साथ,
ऑक्टेव्स के साथ। कौन से ऑक्टेव्स? म्यूजिकल ऑक्टेव्स। हमारे जो म्यूजिकल नोट्स है, जो 7 नोट्स होते हैं, ऑक्टेव्स नहीं, सप्तक होता है, वो 7 ही होते हैं, लेकिन वो सा हमारा फिर से आ जाता है, सारे ग म प ध नि सा, फिर हम सा बोलते हैं ना। तो इस तरीके से इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन न्यूलॉन ने क्या किया था? कंपेयर किया था। तो कंपेयर करने के बाद उसको पता चला कि अरे हाँ, जैसे म्यूजिकल नोट्स में हर जो पहला नोट होता है उसकी और 8th वाला जो नोट फिर से आता है उसकी फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। उसी तरीके से मुझे क्या मिल रहा है? पहला एलिमेंट और 8th एलिमेंट के बीच में केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, कुछ ना कुछ रिलेशन मिल रहा है। तो उसने क्या किया? सारे एलिमेंट्स को एक डब्बे में, एक बॉक्स में लिख दिया। किस तरीके से? देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये पूरा का पूरा जो डब्बा है ये न्यूलॉन ने निकाला था। ये देखिए, म्यूजिकल नोट मैंने लिखा है, म्यूजिकल नोट सा रे ग म प ध नि। और मैं आपको बोला था कि ये हमारे इंडियन म्यूजिकल नोट्स है। अगर वेस्टर्न में जाए, वेस्टर्न मतलब पाश्चिमात्य देश जो होते हैं, जैसे इंग्लैंड हो, उनके यहाँ पे कौन से म्यूजिकल नोट्स होते हैं? ये डो, रे, मी, फा, सोल, ला, टी। ये हमको पता नहीं है क्या होते हैं, हमको सारे ग म प ध पता है, सारे ग म प ध नि सा। तो हम उसी की बेस पे देखेंगे। तो देखिए, उसने क्लासिफाई किया एलिमेंट को, हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक पूरे के पूरे सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई कर दिए। मतलब जितने एलिमेंट थे उस वक्त 1867, मतलब 1866, उस टाइम में जितने एलिमेंट्स थे सारे के सारे उसने इस बॉक्स में फिट कर दिए किसी भी तरह। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था? पहला वाला एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। देखिए आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर मैं पहला एलिमेंट पकड़ूं तो 8th एलिमेंट कौन सा मिलता है मुझे? देखिए, हाइड्रोजन पहला, लिथियम दूसरा, बेरियम तीसरा, बोरॉन चौथा, कार्बन पांचवा, नाइट्रोजन छठा, ऑक्सीजन सातवां, फ्लोरीन आठवां। 8th एलिमेंट फ्लोरीन मिल रहा है। तो उसने क्या देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या थी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। तो उसने एक डब्बे में, एक कॉलम में रखा उनको, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन को, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है सेम आ रही थी। अब देखिए, हाइड्रोजन से अगर मैं 8th निकालूंगा तो फ्लोरीन मिल रहा है, लिथियम से अगर मैं 8th निकालू तो लिथियम पहला पकड़ूंगा मैं, बेरिलियम दूसरा, ये तीसरा, कार्बन चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, सोडियम जो है 8th एलिमेंट आ रहा है, 8वां। तो देखिए, लिथियम से स्टार्ट करूंगा तो 8th एलिमेंट सोडियम मिल रहा है। उसी तरीके से बेरिलियम से स्टार्ट करूंगा तो 8th एलिमेंट मैग्नीशियम मिल रहा है। तो इसलिए उसने बेरियम के नीचे मैग्नीशियम को रखा, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम को रखा, क्योंकि बोरॉन से 8th एलिमेंट एल्यूमिनियम आ रहा था। तो इस तरीके से उसने अरेंजमेंट किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से अरेंजमेंट किया है उसने। तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मेल खा रही थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की फ्लोरॉन की, लिथियम की सोडियम की, बेरिलियम की मैग्नीशियम की, बोरॉन की एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज थी सेम आ रही थी। उस तरीके से उसने पूरा का पूरा डब्बा निकाल लिया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से उसने निकाला अपने सारे गम पद के हिसाब से। उसी को उसने रेफर किया था, कंसिडर किया था। तो देखिए, तो उसने इस तरीके से लिखा। अभी न्यूलॉन ने अच्छी कोशिश तो की हुई एलिमेंट को क्लासिफाई करने की, क्योंकि उस टाइम पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना मतलब बहुत मुश्किल काम था। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि इस तरीके से भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन न्यूलॉन ने कोशिश की। लेकिन ये क्या परफेक्ट है? क्या परफेक्ट था ये जो क्लासिफिकेशन उसने किया? नहीं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। कौन से ड्रॉबैक्स थे? ड्रॉबैक्स मतलब कमियां, उसमें कुछ कमियां भी थी। कौन सी कमियां थी? पहली कमी, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स थे उस वक्त के, सारे के सारे एलिमेंट ये लॉ को फॉलो कर रहे थे क्या? नहीं। कौन सा लॉ? न्यूलॉन का ऑक्टेव का लॉ। ऑक्टेव्स लॉ क्यों? क्योंकि हर 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज थी। तो इस लॉ को उसने क्या बोला? ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसलिए हम क्या बोलते हैं? न्यूलॉन्स ऑक्टेव्स लॉ, या फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं उसे। ऑक्टेव्स मतलब ग्रुप ऑफ 8। जैसे हमने ट्राइड्स देखा था, ग्रुप ऑफ 3, वैसे उसी तरह के ऑक्टेव्स, ग्रुप ऑफ 8। सिंपल सी बात है। देखिए, अब हाइड्रोजन के बाद 8th फ्लोरीन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच सिमिलर प्रॉपर्टीज है। फ्लोरीन के बाद 8th क्लोरीन आ रहा है, अगर फ्लोरीन को मैं 1 पकड़ूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, उसके बाद 8th क्लोरीन, इन दोनों के बीच सिमिलर प्रॉपर्टीज है। इस तरीके से उसने क्लासिफाई किया था। लेकिन ड्रॉबैक्स थे, मैंने जैसे आपको बताया कि सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कैल्शियम तक। कहां तक? सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहे थे। ये जो लॉ है, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो कर रहे थे। और दूसरी मेन बात, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो बॉक्स है, इसमें कोबाल्ट और निकेल 2 एलिमेंट्स है।
और यहाँ पे भी सीरियम एंड लैंथेनियम, 2 एलिमेंट्स है। तो एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स, ऐसा क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे किसी भी तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना था। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स ये 7x8 के डब्बे में फिट करने थे। 56 बॉक्सेस है टोटल, इसमें उसको फिट करना थी सारे के सारे एलिमेंट। तो इसलिए उसने कैसे भी करके फिट करा दिया। तो कैल्शियम तक तो ठीक था सब, कैल्शियम तक सारे एलिमेंट्स अच्छे से फॉलो कर रहे थे प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बाद सब मामला बिगड़ गया। आगे की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे थे क्या? लॉज ऑफ ऑक्टेव जो था, ऑक्टेव का लॉ, उसको उस वाली लॉ को फॉलो कर रहे थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखा हमने कोबाल्ट और निकेल दोनों को एक ही जगह पे डाल दिया, जबकि वो कोबाल्ट और निकेल जो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज को मैच करते थे क्या? नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उसने डाल दिया। अब देखिए अभी फेरस को कहाँ डाला इसने? ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे डाला है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। हाँ, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और सल्फर की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन क्या फेरस की प्रॉपर्टी, फेरस मतलब हमारा आयरन की प्रॉपर्टी क्या सिमिलर है इन दोनों से? नहीं, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसने फेरस को इन दोनों के नीचे डाल दिया। यहाँ पे 2 एलिमेंट डाल दिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट डाल दिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो ये ड्रॉबैक्स है उसके। ड्रॉबैक्स क्यों? क्योंकि ये कमी आई इसमें। उसने ऐसा क्यों किया था? सिर्फ 7x8 के पूरे बॉक्स में उसको ये बिठाना था। 56 जो डब्बे थे उनमें इस सारे एलिमेंट्स को फिट कराना था उसको, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि खुद के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। उसने जो लॉ बनाया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसी को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने बनाया, कोशिश अच्छी की। तो ये हो गया न्यूटन का लॉ। तो आज हम यही देखने वाले थे, सिर्फ न्यूटन का लॉ। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या है न्यूटन का लॉ। तो पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि उसने कैसे कंपेयर किया सारे गम पद नि सा, जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते सब तक, उनके साथ कंपेयर किया। उसको क्या देखने को मिला? ही ऑब्जर्व दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, तो उसने इस तरीके से अरेंज किया। पहला एलिमेंट, उसके नीचे 8th एलिमेंट, उसके नीचे 8th एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन से 8th एलिमेंट है फ्लोरीन, फ्लोरीन से 8th एलिमेंट है क्लोरीन, लिथियम से 8th एलिमेंट है सोडियम, सोडियम से 8th एलिमेंट है पोटेशियम। इस तरीके से उसने अरेंज किया। तो उसको देखने को मिला कि पहला और 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज है दोनों की, इसलिए उसने क्या बोला? उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला। लेकिन इसमें कमियां भी है। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव, या फिर न्यूटन का जो ऑक्टेव था उसके ड्रॉबैक्स कौन से? तो ड्रॉबैक्स कौन से? कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहे थे, सारे के सारे एलिमेंट जो मौजूद थे उस टाइम पे फॉलो नहीं कर रहे थे उस लॉ को। और कोबाल्ट और निकेल को एक ही बॉक्स में रख दिया उसने। ये सीरियम और लैंथेनियम को भी एक ही बॉक्स में रख दिया, जो कि मतलब उसके लॉ के खिलाफ है। एक बॉक्स में 2 एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन रख दिए, तो ये क्या हो गया? ड्रॉबैक। और कौन सा ड्रॉबैक हो गया? कि कोबाल्ट और निकेल जो है एक बॉक्स में तो है ही, लेकिन इसी कॉलम में है जिसका और उसका कोई संबंध ही नहीं। मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज से अलग है, बिल्कुल सिमिलर है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी उनके नीचे रख दिया उसको, तो ये भी ड्रॉबैक हो गया। फेरस मतलब हमारा आयरन, उसको ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे रख दिया, जो कि पूरी तरह डिफरेंट है प्रॉपर्टी फेरस की, ऑक्सीजन और सल्फर से। दोनों नॉन मेटल है, फेरस मेटल है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग है, फिर भी उसने उनके नीचे रख दिया। तो ये क्या हो गया? उसका ड्रॉबैक। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हो गए। ये आपको पहले समझ में लेनी चाहिए कौन से ड्रॉबैक्स है। ये मैंने ब्लू लाइन से जो नीचे अंडरलाइन किया है, इससे आपको आसानी जाएगी ड्रॉबैक्स को याद करने के लिए। कैल्शियम तक ही फॉलो करते थे एलिमेंट लॉ को, फिर कोबाल्ट और निकेल और सीरियम और लैंथियम को एक ही बॉक्स में रख लिया उसने, ये वाला ड्रॉबैक हो गया। फिर फेरस का ड्रॉबैक हो गया, तो मैंने उसको ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया, आपको अच्छे से ध्यान में आए इसलिए। तो हो गया न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था, लेकिन जैसे हमने देखा कि डोबेराइनर ट्रायड्स जो थे वो भी मतलब परफेक्ट नहीं थे, वो जो क्लासिफिकेशन था। तो फिर से न्यूटन ने बनाया ऑक्टेव का लॉ, ये भी परफेक्ट नहीं, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारी कमियां है, सारे के सारे एलिमेंट फॉलो नहीं करते। और मेन बात, उस टाइम जो एलिमेंट थे वही पूरे के पूरे फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके बाद जो नए आएंगे वो क्या फॉलो करेंगे इसे? नहीं, जो नए एलिमेंट आए वो भी फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि नए अभी बहुत सारे एलिमेंट बाद में आ गए। हमको तो पता है टोटल 118 एलिमेंट है, न्यूटन के टाइम तो सिर्फ 56 एलिमेंट थे। तो
बाद में कुछ आए होंगे तो वो लॉ को फॉलो कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है वो परफेक्ट नहीं माना गया। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और क्लासिफिकेशन किया। अब हम वो वाला जो क्लासिफिकेशन है जो इसके आगे साइंटिस्ट लोगों ने किया वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए ये अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन के लॉ में लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन की सिमिलर थी क्या प्रॉपर्टी, क्या बेरियम के नीचे मैग्नीशियम था क्या, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, याद में आ जाएगा। तो ये नोट डाउन कीजिए। और दूसरी बात, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। अगर अब तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए, तब तक मतलब कब तक, नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक। अब हम कब मिलेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।